जय हिंद साथियों। आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। तो देखिए, पहला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास? तो इसका सही उत्तर है हंसराज गंगाराम अहिर। ये बने हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए इनका संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। हंसराज अहिर की बात करें तो ये 4 बार सांसद चुने जा चुके हैं और महाराष्ट्र विधान परिषद के ये सदस्य भी रह चुके हैं। इन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में रसायन और उर्वरक मंत्रालय किसके पास है, तो मनसुख मंडाविया जी के पास है, जो कि भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर बात आ रही है नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन की, तो मैं आपको इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई है, 1993 में 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना हुई है। यदि आपसे पूछा जाए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2018 में और इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। देखिए, संविधान में एक नया आर्टिकल इंक्लूड किया गया और ये आर्टिकल है 338B। इसी के तहत दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्य क्या है, तो मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, सूची में किसी भी कम्युनिटी को शामिल करना, उसकी सिफारिश करना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्य होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इसकी डिटेल्ड पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। यहां पर देखिए, आयोग की बात की है तो मैं आपको इंपॉर्टेंट आयोग के चेयरमैन, उनके अध्यक्ष के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, ये हैं एनके सिंह। अभी हाल ही में 22 लॉ कमीशन के अध्यक्ष बनाए गए ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तो ये हैं अरुण कुमार सिंह। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हैं। शेड्यूल ट्राइब्स आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान जी हैं। शेड्यूल कास्ट कमीशन के अध्यक्ष हैं विजय सापला जी। यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो यह है रेखा शर्मा जी। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है विनय कुमार त्रिपाठी और प्रेजेंट में यूपीएससी के चेयरमैन है मनोज सोनी। एसएससी के चेयरमैन है एस किशोर। यहां से आपका एक नंबर तो पक्का है। ध्यान से सुनिए, सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं राजा गुप्ता। मैं आपको पढ़ाता हूं डेली करंट अफेयर्स, जो कि भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। दोस्तों, इस क्लास की विशेष बात है कि आपको यहां पर सबसे आखिरी में स्टैटिक जीके भी मिलता है। सभी विषय का एक टॉपिक हम डेली डिस्कस करते हैं। इसके अलावा दोस्तों डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होता है और ये क्लास केवल 25 से 30 मिनट की क्लास होती है। ये है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास। दोस्तों, याद रखना, हमेशा अपने आप से बोलो, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी, या तो मुझे मंजिल मिल जाएगी, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, पर मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी 2022 को किसने जीता है? तो क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी 2022 को जीता है सौराष्ट्र ने। किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। याद रखिएगा, सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है, विजय हजारे ट्रॉफी को। दोस्तों, सौराष्ट्र ने 5 विकेट से हराया है महाराष्ट्र को और इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। यदि आपसे पूछा जाए कि सौराष्ट्र ने कितनी बार इस ट्रॉफी को जीता है, तो सौराष्ट्र ने दूसरी बार इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। दोस्तों, इसके पहले 2007-8 में इस ट्रॉफी को सौराष्ट्र ने जीता था। दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 43 रन बनाए थे। मैंने आपको कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में बताया था और यह एक रिकॉर्ड है।
दोस्तों यहाँ पे बात आ रही है विजय हजारे ट्रॉफी की, तो मैं आपको विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे रहा हूं। दोस्तों ये भारत की डोमेस्टिक क्रिकेट है। वैसे भारत की सबसे बड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट रणजी है। यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो 2002 में इसकी शुरुआत हुई है। और ये जो क्रिकेट के किस फॉर्मेट की तरह खेला जाता है, 50 ओवर की तरह। दोस्तों इस ट्रॉफी का जो नाम है किसके नाम पर रखा गया है, तो महाराष्ट्र के एक फेमस प्लेयर है, इनका नाम है विजय हजारे जी। दोस्तों सबसे सफल टीम कौन सी है विजय हजारे में, तो ये है तमिलनाडु। 5 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी को कौन आयोजित कराता है, तो भारत में बीसीसीआई, इसे हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। देखिए इसकी स्थापना कब हुई है, 4 दिसंबर 1928 को। अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष बने, 36वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी, और सबसे पहले एंग्लो इंडियन है। ये ऑलराउंडर प्लेयर थे। और देखिए इसके सचिव कौन है, जय शाह। जय शाह एसीसी के भी अध्यक्ष हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में जय शाह जो हैं आईसीसी में फाइनेंशियल कमेटी के भी अध्यक्ष बनाए गए हैं। हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र के वानखेड़े स्टेडियम में बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप इसी प्रकार से रैंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको डेली क्विज देना होगा हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। वहां पर डेली टेस्ट होता है अलग अलग सब्जेक्ट्स का। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स का तो डेली टेस्ट होता है। जब आप सीजीटी ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं गूगल प्ले स्टोर से, तो आपको वहां पर एक इंटरफेस दिखेगा सबसे पहले इस प्रकार से। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर वीडियो, पीडीएफ, क्विज सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, तो साथियों ये हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राजीव लक्ष्मण करंदीकर बने हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष। देखिए राजीव लक्ष्मण की बात करें तो प्रेजेंट में ये प्रोफेसर हैं, कहां पर, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है 1998 से जो संसदीय चुनाव और राज्य विधानसभा के जो देशव्यापी जनमत सर्वेक्षण है उसको इन्होंने डिजाइन किया, एनालिसिस किया है। अभी देखिए 3 साल के लिए अंशकालिक अध्यक्ष बनाए गए हैं। मैं आपको बता दूं, जो भी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का चेयरमैन होता है उसे राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। चलिए यहां पर बात कर लेते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की। यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग किसकी सिफारिश पर बनाया गया, तो डॉक्टर सी रंगराजन आयोग की कमेटी ने इसे स्थापित करने के लिए सजेशन दिया था। दोस्तों इसका गठन कब हुआ है, 2006 12 जुलाई से प्रभावी हुआ है। इसमें 4 मेंबर होते हैं और एक चेयरमैन होता है, ठीक है। तो देखिए जो भी होगा उसके पास सांख्यिकी क्षेत्र का नॉलेज होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का काम क्या होता है, तो इसका उद्देश्य है भारत सरकार जितने भी आंकड़े जारी करता है, जितने भी डेटा जारी करता है, तो जनता का उससे विश्वास चाहिए, तो उसे मजबूत बनाए रखने, करेक्ट डाटा जाए। तो जितने भी भारत में ये सारे कार्य करते हैं डेटा इकट्ठा करने का, तो उनके काम को आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग उनकी मदद करता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश की टेक कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, विच कंट्रीज टेक कंपनीज हैव बीन बैंड बाय द यूएस। तो दोस्तों हाल ही में जो यूएस है इसने चाइना पर बैन लगाया है। क्यों लगाया है मैं आपको बता देता हूं। यह बोला है कि सुरक्षा की वजह से इन्होंने बैन लगाया है। अमेरिकी संचार आयोग ने चीन की हुवावे और ZTE कंपनी द्वारा जो बनाए गए कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उसकी बिक्री और इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। इनका कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। मैं आप सभी को बता दूं कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो समीकरण है अभी प्रेजेंट में वो सही नहीं चल रहे हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते ही रहते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए जो चीन निर्मित
वीडियो सिस्टम है उसके इस्तेमाल पर अनएक्सपेक्टेबल रिस्क करार देते हुए अमेरिका ने चाइना पर प्रतिबंध लगाया है इन कंपनीज पे। दोस्तों यहां पर मैं आपको बात करूंगा चर्चा में रही अंतरराष्ट्रीय खबरों के बारे में। मैंने आपको ग्रेट बैरियर रिफ के बारे में बताया था जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में है। उसे विश्व धरोहर स्थल की गंभीर सूची में शामिल किया गया है। खतरा है कि कहीं वो नष्ट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, धीरे धीरे वो खत्म हो रही है। अभी हाल ही में जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बनाए गए हैं। अभी हाल ही में भारत को सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर प्रदान करने वाला रूस देश बना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप अपने दिमाग में फिट रखिएगा, पूछा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका में भारत की राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने किसको पद्म भूषण से सम्मानित किया है? तो आपके लिए यहां पर दो क्वेश्चन खुल जाते हैं, उसका आंसर भी आपको मिल जाता है। अमेरिका में भारत के राजदूत कौन? तरणजीत सिंह संधू हैं और इन्होंने पद्म भूषण से सम्मानित किया है सुंदर पिचाई को। दोस्तों सुंदर पिचाई आप सभी को बता दूं ये गूगल के सीईओ हैं, भारतीय मूल के हैं। इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। दोस्तों अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत संधू ने फ्रांसिस्को में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को पद्म भूषण से सम्मानित किया है। देखिए पद्म भूषण की बात जब भी आती है तो मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है, फिर होता है पद्म विभूषण, तीसरा होता है पद्म भूषण और चौथा होता है पद्मश्री। इन सभी पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 से हुई है। 2022 में इसकी घोषणा कर दी गई थी। सुंदर पिचाई का उसमें नाम था। अभी देखिए सम्मानित किया गया है। 2022 में सुंदर पिचाई को भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण देने की घोषणा पहले से कर दी गई थी। दोस्तों यह पुरस्कार उद्योग श्रेणी और व्यापार की श्रेणी में इन्हें प्रदान किया गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत से इनका संबंध कहां से है तो तमिलनाडु से है। इन्होंने भारत में आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई की है। 2015 में गूगल के सीईओ बने और 2019 में अल्फाबेट के भी सीईओ बने। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ूं उसके पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा देता हूं कि फिक्की के द्वारा हाल ही में राजेंद्र पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। देखिए अभी हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष बने हैं शुभ्रकांत पांडा। हाल ही में डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रवि कुमार सागर। मात्र 22 साल के हैं और इनसे हमें सीखना चाहिए, ग्रेट एंटरप्रेन्योर, और इतने कम उम्र में बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। हाल ही में एनवायरमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार मिला है जिसे हम बोलते हैं चैंपियंस ऑफ द अर्थ, पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए आज की नॉलेज की फैक्ट्री में आपका एक नंबर और पक्का करते हैं। दोस्तों बहुत सारे प्रश्न अभी जितने भी एग्जाम में हो रहे हैं रेगुलर हमारे सेशन से पूछे जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय कैबिनेट 2022 के बारे में यहां पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे भारत के डिफेंस मिनिस्टर जो कि राजनाथ सिंह है। देखिए गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय अमित शाह जी के पास है। भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। भारत के फाइनेंस मिनिस्टर और कॉरपोरेट मामलों के जो मिनिस्टर हैं वो है निर्मला सीतारमण। भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं नारायण तातू राणे। भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। भारत के रेल मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव। भारत के जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाया गया? When is the International Day of Person with Disabilities observed? तो फ्रेंड्स 3 दिसंबर को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस। दोस्तों 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नौसेना दिवस यानी नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को।
दोस्तों 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस क्यों मनाया जाता है, तो मैं आपको समझा देता हूं। इसका उद्देश्य है जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनको क्या करना, लोगों को, अभी देखिए लोग अलग तरीके से देखते हैं बहुत सारे, तो हम शिक्षित करें, लोगों को जागरूक करें, हम उन्हें करुणा के भाव से देखें, हम उनकी मदद करें और उनके आत्मसम्मान को व्यक्त करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। शुरुआत किसने की है? संयुक्त राष्ट्र ने की है। कब की है? 1992 में की है। यूनाइटेड नेशन ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का कन्वेंशन भी अपनाया था 2006 में। चलिए फ्रेंड्स, यहां पर महत्वपूर्ण दिवस की बात करेंगे जो पूरे दिसंबर महीने को कवर करेगा। तो सबसे पहला है वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर, विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर यानी आर्म्ड फोर्सेस डे मनाया जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ डे भी मनाया जाता है, क्योंकि यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 14 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर और 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण दिवस है, उसे कल बताऊंगा, वरना दिवस पढ़ाते पढ़ाते पूरा सेशन नहीं खत्म कर दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न है, हाल ही में एक जिला और एक खेल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? इट हैज बीन लॉन्च्ड वेयर? इन यूपी, उत्तर प्रदेश राज्य में स्टार्ट की गई है। आपको याद होगा कि एक जिला एक उत्पाद योजना भी यूपी में लॉन्च की गई है, जिसके एम्बेसडर हैं कौन? जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप सभी को पता है, भारत की ड्रामा क्वीन है ना, तो उनका नाम तो आप जानते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर क्या किया है? एक जिला एक खेल योजना स्टार्ट किया है। यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट है और हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पोर्ट की पहचान की जाएगी और उस स्पोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? जो स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट है बढ़ेगा, देश के लिए नए नए खिलाड़ी प्रशिक्षित किए जाएंगे और जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भेजे जाएंगे। तो बहुत अच्छी योजना मुझे लगी है, बहुत बढ़िया काम कर रही है यूपी, बहुत बढ़िया। तो एक जिला एक खेल योजना के तहत खिलाड़ी अपने जिले में निर्दिष्ट यानी स्पेसिफिक खेल में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। क्लियर? तो खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने इसको लॉन्च किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नगरनार में एनएमडीसी के स्टील प्लांट में सरकार कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचेगी? तो नगरनार में एनएमडीसी का एक स्टील प्लांट है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोलते हैं इसको। तो इसके 50.79% जो वहां का हिस्सेदारी है बेच रही है सरकार। दोस्तों वित्त मंत्रालय ने, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो नगरनार में एनएमडीसी के स्टील प्लांट के लिए उन्होंने प्रारंभिक बोलियां इनवाइट की है। वित्त मंत्रालय कंपनी के 50.79% हिस्सेदारी बेचने की पेशकश कर रही है। दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं, यहां में जो स्टील प्लांट है अभी चालू हुआ नहीं है। 3 मिलियन टन प्रति वर्ष की स्टील बनाने की कैपेसिटी के साथ स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से 16 किलोमीटर दूर है एक जगह, यह है जगदलपुर, यहां पे स्थापित किया जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, तो आपको बताना है इसके लेखक कौन है। तो ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, तो इसके लेखक हैं विक्रम संपत। तो देखिए बहुत अच्छी बुक है, इसमें बताया गया है बहुत सारे, ये मतलब लंबे समय से जो भुलाए गए, ज्यादातर उपेक्षित भारतीय हैं, उनकी कहानियों के बारे में बताया गया है। जिन ऐसे भारतीय जिनका योगदान बलिदान हम नहीं जानते,
तो इस पुस्तक में बताया गया है विक्रम संपत के द्वारा। दोस्तों इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, इनका नाम है राजीव चंद्रशेखर। ये पुस्तक लॉन्च की गई इनकी उपस्थिति में। देखिए फ्रेंड्स, 2022 में जितनी इंपॉर्टेंट पुस्तकें लॉन्च की गई हैं वो भी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो शशि थरूर ने अभी हाल ही में अंबेडकर अ लाइफ को लॉन्च किया है। साहिल सेठ जो कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस में है, अ कंज्यूम्ड माइंड स्टोरी इन्होंने लिखी है। द कार्बेट पेपर्स अक्षय शाह और स्टीफन ऑल्टर के द्वारा हाल ही में रिलीज की गई। रजनी के मंत्र पीसी बाला सुब्रमण्यम के द्वारा। लेट मी से इट नाउ राकेश मारिया के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे बुकर पुरस्कार मिला टॉम्ब ऑफ सैंड तो गीतांजलि श्री ने लिखी है। मीना मेयर द टाइगर ऑफ द्रास क्वीन ऑफ फॉर फायर देविका रंगचारी ने लिखी है। फियरलेस गवर्नेंस भारत की सबसे पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी ने लिखी है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बनाएंगे तो और अच्छा होगा, और पीडीएफ तो आपको मिल ही जाती है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। G20 शेरपा की पहली बैठक हाल ही में कहां पर शुरू हुई है? साथियों, भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है 2023 में। 2022 में इंडोनेशिया में ये हो चुका है इसका आयोजन। भारत ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। तो इसकी पहली बैठक जो है शेरपा की बैठक। शेरपा जो होते हैं, जो G20 के कंट्रीज है ना, तो हर एक कंट्री का एक दूत होता है जो बहुत सारे आयोजनों को देखता रहता है, रिप्रेजेंट करता है, उसे हम शेरपा बोलते हैं। तो इनकी मीटिंग्स है रिप्रेजेंटेटिव्स की उदयपुर राजस्थान में। तो G20 की जो पहली बैठक है शेरपाओं की, वो 4 से 7 दिसंबर राजस्थान के उदयपुर में होगी। देखिए भारतीय शेरपा कौन है, तो आप याद रखिएगा अमिताभ कांत है। कौन है? अमिताभ कांत है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो शेरपा G20 के सदस्यों के नेताओं की निजी दूत होते हैं। मैं आपको समझा चुका हूं। पूरे साल जो भी बातचीत होती है, शिखर सम्मेलन के जो भी कार्यक्रम है उसके चर्चा, और G20 के महत्वपूर्ण कार्य में जो कोऑर्डिनेशन चाहिए, सब निगरानी शेरपा ही रखते हैं। देखिए उदयपुर को चुना गया है तो उदयपुर को फायदा भी होगा क्योंकि वो टूरिस्ट स्पॉट है, इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, तो उसको अपने टूरिज्म को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों यहां पर G20 की बात करेंगे तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने इसके लोगों का अनावरण किया है और 1 दिसंबर को भारत ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। G20 की स्थापना 1999 को हुई है। देखिए G20 जो है पूरे विश्व की जीडीपी का जो कंट्रीज है 85% है। विश्व की 66% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है G20 के अंतर्गत आती है, और वर्ल्ड का 75% जो ट्रेड है, कारोबार है, वो G20 देशों से होता है। दोस्तों करंट अफेयर्स की रसमलाई आ गई है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किसे देने की घोषणा की गई है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार ऑल ऑफ द अबव, सोथियारा छिम, तदासी हथोरी, बर्नाडेट मैड्रिड और गैरी बेंचेगी, इन सभी को मिला है। मैंने आपको पढ़ाया था। 1 सितंबर को किस रोग का सबसे पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया? तो यह है सर्वाइकल कैंसर, ग्रीवा कैंसर, इसके लिए टीका लॉन्च किया जा चुका है। अमलान बोरगोहेन ने 100 मीटर रेस को कितने समय में पूरा करके एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो 10.25 सेकंड में से पूरा किया है। हाल ही में एनसीआरबी ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया है कि दोपहिया वाहनों से सबसे अधिक हादसे किस राज्य में हुए हैं? तो सबसे अधिक हादसे तमिलनाडु राज्य में हुए हैं। दोस्तों अब आपका 10 प्रश्नों का टेस्ट हो रहा है, तैयार हो जाइए, 10 में 10 लाना है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों का मैंने कमेंट्स में रिप्लाई किया है। आप अपनी जितनी भी जरूरत है हम तक पहुंचाइए, मैं आप लोगों की जरूरत को पूरा करने की कोशिश करता रहूंगा, और जो भी टॉपिक आपका डिमांडेड है बताइएगा। किस आर्टिकल में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताया गया है? 338B। पुरुषोत्तम रूपला जी के पास कौन सा मंत्रालय है? तो उनके पास है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। सुंदर पिचाई का संबंध किस स्टेट से है? तो सुंदर पिचाई का संबंध है तमिलनाडु राज्य से। विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत किस साल से हुई है? 2002 से। यूपीएससी के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है?
तो ये है मनोज सोनी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस साल हुई है? तो नेशनल ओबीसी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसकी स्थापना 1993 को हुई है। विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे अधिक बार किसने जीता है? तो ये है तमिलनाडु, 5 बार जीता है। हाल ही में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। स्माइल योजना किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ट्रांसजेंडरों के उत्थान के लिए। टॉम ऑफ सेंड ये किसकी पुस्तक है? तो ये है गीतांजलि श्री की। टॉम एंड सेंड जो पुस्तक है गीतांजलि श्री की पुस्तक है। दोस्तों कल 4 दिसंबर था और मैं पूरे हफ्ते का रिवीजन कराता हूं संडे को, जिसमें 60 प्रश्नों का टेस्ट होता है मात्र 25 से 30 मिनट में। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और देखिए और उसको पूरा सॉल्व कीजिए, देखिए आप कितना स्कोर करते हैं। 3 दिसंबर यानी सैटरडे को जो करंट अफेयर्स हमने पढ़ा था उसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। टेस्ट भी होता है, ये समझो टेस्ट है। कमेंट बॉक्स पर कमेंट करते चलो, देखते हैं कौन नंबर 1 आएगा। दिसंबर के महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? तो भारत ने ग्रहण की है। 31 दिसंबर 2022 को भारत की जो सदस्यता समाप्त हो रही है। पहला तटीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये चेन्नई में किया गया सबसे पहला तटीय सुरक्षा सम्मेलन। सुदर्शन चक्र कोर द्वारा अभ्यास सुदर्शन प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया? राजस्थान राज्य में। आईडीएफसी एएमसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम हो गया है बंधन म्यूचुअल फंड। ठीक है। मिस अर्थ वाटर 2022 का खिताब किसने जीता है? नदीन अय्यूब। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो दिस मैन इज प्रशांत कुमार। पहला सिलहट सिलचर महोत्सव कहां पर आयोजित हो रहा है? तो असम में हो रहा है। इससे भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशन है मजबूत होंगे। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कुंबले सुंदर राव का निधन हो गया, वह कौन थे? तो कुंबले सुंदर राव यक्षगान कलाकार थे। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये हमारा भारत करेगा। तो ये हो गया रिवीजन। आज का सवाल है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? कमेंट बॉक्स में बताओ। दोस्तों आज की स्टैटिक जीके के पिटारे में बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले रहे हैं। आई विल ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश, यू हैव टू आंसर। ये हिंदी वालों के लिए तो देख ही रहा है, अब मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। भोजन का इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? तो भोजन का जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, जो हम भोजन करते हैं उससे हम कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो मानव शरीर में फ्यूल का काम करता है? बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्यूल का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल जो होता है, जो कैप्सूल होते हैं उसका जो आवरण होता है किसका बना होता है? तो कैप्सूल का जो आवरण होता है स्टार्च का बना होता है। जो शहद है उसका इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो कौन सा है? शहद में जो मिठास होती है किसकी वजह से होती है? दैट इज ड्यू टू फ्रक्टोज। इनमें से कौन सी जो शर्करा है, कौन सा इसमें शुगर कंपोनेंट है जो आपको तुरंत एनर्जी प्रदान करता है? तो तुरंत आपको एनर्जी मिलता है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज नोन एज द सेलुलर फ्यूल। ड्यूरिंग द एरोबिक प्रोसेस ग्लूकोज combined with the oxygen and this reaction takes place in the mitochondria where the combustion process takes place and due to which energy generated and this is known as Krebs cycle। शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो शहद में आपको क्या मिलेगा? You will get carbohydrate। इनमें से कौन सा सर्वाधिक एनर्जी प्रदान करता है? That is कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट वापस से कहां पर संचित होता है? तो अब मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कौन करता है? लीवर करता है और ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो एथलीट जो है उनको किससे एनर्जी मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो एसिड आवश्यक होते हैं। कितने एमिनो एसिड्स से प्रोटीन बनता है?
देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। शरीर में टिश्यूज का निर्माण कौन करता है? तो फॉर द रिपेयरमेंट, और जब हमें चोट लगती है, और बॉडी डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है। प्रोटीन को निम्नलिखित में क्या माना जाता है? तो प्रोटीन का काम होता है शरीर का निर्माण करना। एंजाइम, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में, राजस्थान पीसीएस में बहुत बार पूछा जा चुका है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? व्हाट इज एंजाइम? तो आपके पेट में बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, रेनिन, पेप्सिन, है ना, आपने सुना होगा। तो एंजाइम्स आर नोन एज प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को, जो केमिकल प्रोसेस होते हैं उसको तेज करने का काम किसका होता है? एंजाइम। एंजाइम आपके बायोलॉजिकल फंक्शंस को तेज भी करता है और धीमा भी करता है। अल्फा केराटिन एक नाम का प्रोटीन है, कहां पे पाया जाता है? तो अल्फा केराटिन इज द प्रोटीन दैट इज फाउंड इन योर स्किन, आपकी त्वचा में पाई जाती है। सोयाबीन में प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है? 42%। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो देखिए, चावल में प्रोटीन नहीं होता है, इसमें कार्ब्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जीके का पिटारा खत्म हो जाता है। कैसा लगा आप लोगों को सेशन, जरूर कमेंट बॉक्स पे बताना। अच्छा लगा है तो दोस्तों को जरूर शेयर करना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर हमारे क्रेजी जीके ट्रिक पर मिल जाएगी। दोस्तों, बहुत सारे कोर्सेस हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे चल रहे हैं। आप RGCGT राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड टेक द एडवांटेज ऑफ डिफरेंट कोर्सेस फ्रॉम आवर एप्लीकेशन। और यहाँ पर आपको MP पटवारी कोर्स भी मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छे से तरीके से बनाया गया है। उस कोर्स में भी आप एनरोल हो सकते हैं। स्पेशल बैचेस हमारे द्वारा लॉन्च किए गए, स्पेसिफिक टीचर पढ़ाते हैं। और दोस्तों, अंत में यही बोलूँगा, शेयर ज़रूर करिएगा। इतनी मेहनत आपको अगर हमारी दिख रही है तो ज़रूर शेयर करना है। आपकी फैमिली को बढ़ाने का काम मेरा बस नहीं, आपका भी है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, घंटी वाला बटन दबा देना और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, तो तुरंत आपको नोटिफाई हो जाएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, सबका लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलने का समय हो गया है। फिर मिलेंगे इसी ऊर्जा, इसी जोश के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।